देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉक्सिकोलॉजी फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी की अगर हम डिफिनीशन और टर्मिनोलॉजी पढ़ें तो टॉक्सिकोलॉजी एक बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम केमिकल के हार्मफुल इफेक्ट की स्टडी करते हैं। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल के हार्मफुल इफेक्ट की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ टर्म है उससे रिलेटेड, उसको देख लेते हैं। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी का तो मतलब समझ में आ गया ना, मतलब कि हर कोई भी केमिकल बॉडी पर क्या बुरा असर करता है, कैसे करता है, कितनी मात्रा में करता है, ये सब जिस ब्रांच में पढ़ी जाती है उसको बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। अब बात करते हैं कि पॉइजन क्या होता है। पॉइजन बेटा ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो लगभग हार्मफुल इफेक्ट ही देते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, पॉइजन बोलते हैं। ठीक है, सो पैरासिलस ने ऐसा बोला था कि द द डोज मेक द पॉइजन। ठीक है, पैरासिलस का फेमस स्टेटमेंट था कि द डोज मेक द पॉइजन। इसका मतलब है कोई भी चीज अगर हम ज्यादा मात्रा में दिया जाए हमको तो वो क्या हो सकती है, पॉइजन बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप ही लोग हैं, मैं अगर आपको बहुत ज्यादा पानी दे दूं, बहुत ज्यादा पानी पीने को बोलूं, बहुत ही ज्यादा पानी भी अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए तो वो भी वाटर इंटॉक्सिकेशन कहलाता है। ठीक है, और अगर मैं यही मान लो ऑक्सीजन तुम लोग को बहुत हाई कंसंट्रेशन में मिल जाए तो वो भी टॉक्सिक हो सकती है। यानी कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो उसको पॉइजन ही बोलते हैं। ये किसने बोला, पैरासिलस ने बोला। नाउ अब बात करते हैं टॉक्सिकिन क्या होता है। पॉइजन और टॉक्सिन में बेटा अंतर होता है। पॉइजन कोई भी ऐसा ड्रग हो सकता है, कोई भी ऐसा सबस्टेंस हो सकता है जो हार्मफुल इफेक्ट दिखाता है, उसको पॉइजन बोलते हैं। बट टॉक्सिन ऐसे सबस्टेंस होंगे जो बायोलॉजिकल ऑरिजिन होंगे, यानी कोई लिविंग या फिर डेड ऑर्गेनिज्म ही होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्नेक से स्नेक्स का जो जहर होता है, पॉइजन होता है, मतलब स्नेक्स का जो वेनम होता है वो भी टॉक्सिन ही है एक तरीके से। ठीक है, तो टॉक्सिन क्या होते हैं, बायोलॉजिकल ऑरिजिन के पॉइजनस सब्सटेंस, यानी प्लांट्स बनाते हैं इनको या फिर एनिमल्स बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स जैसे कि एल्कोलाइड बनाते हैं। ठीक है, एनिमल जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दिया कि स्नेक वेनम हो गया। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑरिजिन के होते हैं सिंथेसाइज प्लांट और एनिमल। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू इनऑर्गेनिक पॉइजन। इनऑर्गेनिक पॉइजन में क्या आ जाएगा, जैसे मान लो लेड हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद द अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ द केमिकल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दूसरी डिफिनेशन है कि ये एक फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच है जो फोकस करती है अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ केमिकल ऑन लिविंग सिस्टम, यानी लिविंग सिस्टम के अंदर जो अनचाहे इफेक्ट होते हैं किसी भी केमिकल के, वो देखना है ना। फिर मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी की बात करें तो मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी सिर्फ पॉइजनिंग तक लिमिटेड नहीं है। अब मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करने का मतलब क्या है कि वो जीन एक्सप्रेशन को देखती है, सेल डैमेज के कैसे होता है, पूरा का पूरा सिग्नल पाथवे होता है, वो पूरा का पूरा अब मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी देखने का काम करती है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी के मेजर जो डिसिप्लिन्स है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में केमिकल का इम्पैक्ट स्टडी करना इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो वाटर और सॉइल और एयर में पॉल्यूटेंट्स है उनकी स्टडी करना, फूड का कंटामिनेशन स्टडी करना, इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स एनिमल और ह्यूमंस, यानी इन्वायरमेंट के जो टॉक्सिकेंट्स है उनका प्लांट एनिमल और ह्यूमन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी स्टडी करना। ठीक है, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑन केमिकल पॉल्यूशन जो कि इन्वायरमेंट में है, और उनका इफेक्ट किस में देखेंगे, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, स्टडी द इफेक्ट ऑफ, जैसे केमिकल हो गए है ना, कंटामिनेशन ऑफ फूड हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, या फिर एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल की बात करूं तो मान लो हम पेस्टिसाइड देख रहे हैं। भाई पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा नुकसान करता है ना, किसको नुकसान करता है, फार्मर को नुकसान करता है। ठीक है, तो हम पेस्टिसाइड का इफेक्ट देख रहे हैं कि भाई इकोसिस्टम में पेस्टिसाइड का इफेक्ट क्या है, तो वो आपका किस में आ जाएगा, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में आ जाएगा। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी, या फिर इसी को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, यानी वर्क प्लेस में एक्सपोजर स्टडी करना। ठीक है, वर्क प्लेस में
एक्सपोजर स्टडी करने का मतलब क्या है कि मान लो फैक्ट्री में केमिकल का एक्सपोजर हो गया, लैब टेस्टिंग में टॉक्सिक एक्सपोजर हो जाते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाना, ये सब चीजें किसका काम है? इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि एक केमिकल फैक्ट्री है, उसके वर्कर में लंग डैमेज हो गया है, ठीक है, तो उस चीज की स्टडी किसमें की जाएगी? इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी के में स्टडी की जाएगी। तो टॉक्सिक एक्सपोजर इन द वर्क प्लेस यानी इंडस्ट्रीज, और ड्यूरिंग प्रोडक्ट टेस्टिंग या फिर प्रोडक्ट टेस्टिंग के में लैब टेस्टिंग में जो टॉक्सिक एक्सपोजर होता है तो उनको जो स्टडी करना होगा वो इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेडिकल या फिर क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। तो ये कैसे होता है? जैसे मान लो डिजीज हो गई या फिर पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, उसका जब डायग्नोसिस करते हैं तो और मान लो फॉर एग्जांपल कोई डिजीज हुई, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस हुआ, ठीक है, तो कोरोना वायरस में हमने क्या करा? एक ड्रग दिया बचने के लिए, ठीक है, बट उसका साइड इफेक्ट आ गया, तो वो भी तो एक टॉक्सिकोलॉजी में आ जाएगा। तो क्लिनिकल या फिर मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी बोलेंगे, यानी मतलब किसी ड्रग का ओवरडोज हो गया या फिर फूड की पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन एक्सपोजर हो गए, ये सबके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी आती है, ठीक है। ये फोकस करता है मेनली डायग्नोसिस को, मैनेजमेंट को या फिर प्रिवेंशन को, कैसे रोका जाता है, ठीक है। तो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी इज कंसर्न विद द डिजीज, है ना, कॉज्ड बाय यूनिकली एसोसिएटेड विद टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी ऐसे डिजीज जो टॉक्सिक सब्सटेंस से रिलेटेड है, ठीक है। एंड ये जनरली फोकस क्या करता है? उसके डायग्नोसिस से, डायग्नोसिस यानी निदान, उसका मैनेजमेंट कैसा होगा उस डिजीज का, प्रिवेंशन कैसा होगा ऑफ पॉइजनिंग या फिर एडीएस ड्यू टू मेडिकेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशनल या फिर इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, यानी कहने का मतलब ये इन्वायरमेंटल, इंडस्ट्रियल और जो मेडिकल टॉक्सिकेंट्स होंगे उनका कैसे निदान करना है ना, कैसे उनसे बचना है, या फिर बायोलॉजिकल एजेंट जो इन्फेक्शन करता है उनसे कैसे बचना है, ये सब आ जाएगा क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग वेटेरिनरी टॉक्सिकोलॉजी। वेटेरिनरी टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं या फिर इसी को नैनो टॉक्सिकोलॉजी भी बोलने लगे हैं, ठीक है। तो यानी वेटनरी का मतलब होता है, आप लोग समझते होंगे कि एनिमल के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट का स्टडी करना क्या कहलाता है? नैनो टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड से जो गाय है या फिर कोई भी भैंस है, गाय भैंस है, तो बीमार हो जाती है, ठीक है, तो हम उसकी स्टडी कहाँ पे करते हैं? एनिमल में स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग नैनो टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। बहुत लोग इसमें स्टडी करते रहते हैं, चूहे को लगातार ड्रग्स देते रहते हैं एंड उसमें टेस्ट करते हैं कि कौन सा ड्रग खराब है, कौन सा, ये सब टॉक्सिकेंट्स है कि मतलब कोई चीज टॉक्सिक है। लाइक अगर मान लो मुझे कोई पता चलता है कि मेरे पास एक मेडिसिन है, बट वो मेडिसिन का कोई टॉक्सिक इम्पैक्ट है कि नहीं है, तो सबसे पहले मैं वेटरनरी टॉक्सिकोलॉजी चूज करूंगा, मतलब पहले मैं एनिमल पे उसकी टेस्टिंग करूंगा। कोई मान लो पेस्टिसाइड है तो लाइक वो ह्यूमन को इम्पैक्ट करेगा कि मतलब मान लो पेस्टिसाइड बहुत अच्छा बना कि वो इम्पैक्ट नहीं करता, तो उसको चेक करने के लिए पहले किसमें? एनिमल में टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी, सॉरी टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एक लीगल इन्वेस्टिगेशन में यूज होता है, ठीक है, लीगल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेथ, ठीक है, उसमें यूज होता है, ठीक है। नाउ मान लो जैसे कि पोस्टमार्टम के टाइम पे पॉइजन को डिटेक्ट करना, ठीक है, कोई क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना होता है, या फिर ब्लड या फिर यूरिन में टॉक्सिकेंट्स का एनालिसिस करना होता है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी। तो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एकदम से मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी के साथ है, बट इसमें लीगल कॉम्बिनेशन होता है, यानी लीगल कॉम्बिनेशन यानी पूरा कानून को लेके चलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो लीगल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेथ इज अ हाइब्रिड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री और फंडामेंट, ये फॉरेंसिक एक फॉरेंसिक केमिस्ट्री को भी लेके चलती है और टॉक्सिकोलॉजिकल प्रिंसिपल को लेके भी चलती है, यानी दोनों का एक हाइब्रिड है, ठीक है। दैट फोकस फॉर प्राइमरली ऑन मेडिको लीगल एंड नैनो पार्टिकल्स, ठीक है, यानी वो ज्यादातर फोकस करती है एकदम से या तो मेडिकल वाली चीज, मतलब मेडिकल वाली चीजें का मतलब कि फॉर एग्जांपल ब्लड या फिर यूरिन का एनालिसिस हो रहा है, या फिर नैनो पार्टिकल जो मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनका एनालिसिस करना। बिकॉज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, नैनो पार्टिकल्स हैव यूनिक प्रॉपर्टी कंपेयर्ड विद द लार्ज, एक सेकंड रुकिएगा।
समझ गया। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है, एंड यहाँ पे थोड़ी सी इसको अलग से भी आप पढ़ सकते हो, नैनो टेक्नोलॉजी है ना। नैनो मतलब नैनो टॉक्सिकोलॉजी के बारे में नीचे ही थोड़ा चर्चा करा है, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में क्या बताया कि जो नैनो पार्टिकल होते हैं, नैनो पार्टिकल का मतलब है क्या कि स्मॉलर देन 100 नैनोमीटर के जो पार्टिकल होते हैं उनको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टॉक्सिकोलॉजी में हम नैनो पार्टिकल के टॉक्सिक इफेक्ट का स्टडी करते हैं, ठीक है। जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, नैनो मटेरियल्स होते हैं, उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। इसलिए उनकी प्रॉपर्टी और टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिसिटी एकदम से अलग होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, नैनो सिल्वर, जो नैनो सिल्वर होते हैं, ठीक है, नैनो सिल्वर यानी बहुत छोटे पार्टिकल सिल्वर के, वो सेल पर क्या इफेक्ट डालते हैं वो सब किस में पढ़ा जाता है, नैनो टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ा जाता है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? अब बात करते हैं बेटा पॉइजन की, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पैरासिलस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वही यहाँ पे फिर से दिया हुआ है कि पैरासिलस के अकॉर्डिंग ऑल द सबस्टेंस आर पॉइजन, सारे ही सबस्टेंस पॉइजन है, देयर इज नन दैट इज नॉट अ पॉइजन, है ना। यानी कोई भी ऐसा सबस्टेंस नहीं है कि जो पॉइजन ना हो। द राइट डोज डिफरेंशिएट अ पॉइजन एंड अ रिमेडी। वो राइट डोज डिसाइड करेगी कि कोई चीज पॉइजन है या फिर कोई चीज रिमेडी। फॉर एग्जांपल आप लोग पिज्जा खाते हो डेली एंड आप बोलो कि सर ये तो बहुत एकदम से पॉइजन ही है, तो पॉइजन नहीं है, वो आपके डोज पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना टेक कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, मान लो विटामिन ए है, अगर विटामिन ए ना हो तो भी प्रॉब्लम, और विटामिन ए बहुत ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम। आई मेरी बात समझ में? तो इसलिए टॉक्सिकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को समझना। यानी डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का मतलब है कितना डोज होना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग कितना रिस्पॉन्सिबल होगा। लाइक अगर हाई डोज हो जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। लो डोज हो जाएगा फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर इंटॉक्सिकेंस, यानी वाटर पॉइजनिंग। आप लोगों ने बहुत रेयर ये वर्ड सुना होगा कि वाटर पॉइजनिंग होती है। वाटर भी पॉइजनिंग कर सकती है क्या? बोलिए, वाटर भी पॉइजनिंग कर सकती है क्या? यस सर। हम्म, सुना नहीं होगा उसके पहले, बट सुनिए, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा पानी पीने लगता है तो उसके बॉडी में क्या होगा, मान लो फॉर एग्जांपल ये रिया है, एंड रिया स्टार्टेड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी पी रही है, ठीक है। एंड ये पानी पीते ही जा रही, पीते जा रही, पीते जा रही, पीते जा रही। तो इसके बॉडी में क्या होगा, इसके बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट समझते हो आप लोग, आयंस होते हैं, ठीक है। जो इसके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट कम। होंगे वो क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। कम होने का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा बॉडी बहुत डाइल्यूट हो गया है, ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रियम का मतलब क्या है कि इसके इलेक्ट्रोलाइट कम हो गए, यानी पहले जो इलेक्ट्रोलाइट बहुत पास पास थे, अब वो इलेक्ट्रोलाइट पानी ज्यादा होने की वजह से बहुत दूर दूर हो गए, ठीक है। तो यानी हाइपोनेट्रिया का मतलब होता है कि लो सोडियम इन ब्लड, ठीक है। हाइपोनेट्रियम का मतलब होता है क्या है, लो सोडियम इन ब्लड। अब होगा क्या इससे, सुनो तो। इसके अंदर एक्चुअली मैं न्यूरो साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो ब्रेन के अंदर क्या क्या होगा देखो, अभी ब्रेन के बारे में थोड़ा बता दूं, ठीक है। तो ज्यादातर ये डिस्टरबेंस किसमें करता है, ब्रेन में ही करता है। तो ब्लड में अगर सोडियम कम हो गया तो जो वाटर सेल्स है, वाटर जो है सेल्स के अंदर चला जाएगा, है ना। अगर आप लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अगर सोडियम का लेवल कम हो गया यानी पानी बाहर बढ़ गया, एंड पानी बाहर बढ़ गया तो सेल के अंदर पानी चला जाएगा, ठीक है। और ब्रेन आपका जो है, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो एकदम से स्वेल हो जाते हैं, यानी सूज जाएगा एकदम से आपका ब्रेन। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा अगर सूज जाएगा। एंड ज्यादातर केस में यहाँ पे क्या होता है, जब सीजर आने के चांसेस होते हैं, सीजर यानी ब्रेन का झटका, वो आने के चांस होते हैं, यानी ब्रेन को कितना डिफरेंट, या फिर कोमा भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए वाटर इंटॉक्सिकेंस भी डेंजरस हो सकता है। अब बात करते हैं लीथल डोज क्या होता है, LD50 क्या होता है, ठीक है। लीथल डोज कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। तो लीथल डोज ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज माउस इन 44 ml पर केजी, यानी पहले लीथल डोज समझते हैं, ठीक है। तो वो डोज जो 50% एनिमल को मार दे,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीथल डोज बोलते हैं। पहले मेरी बात समझो, ऐसा डोज जो 50% एनिमल को मार दे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीथल डोज बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली कंडीशन में 50% एनिमल को अगर वो मार दे ऐसा डोज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीथल डोज बोलेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि इंट्रावीनस लीथल डोज ऑफ 50 ऑफ डिस्टिल्ड वाटर का जो डिस्टिल्ड वाटर इन माउस क्या है, 44 ml पर केजी। अगर मैं इससे ये इसके लिए लीथल डोज है, अगर मैं इससे ज्यादा अगर 44 ml पर केजी, ठीक है, इससे ज्यादा अगर मैं उसको वाटर दूंगा तो उसको क्या हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा, ठीक है। या फिर इंट्रावीनस लीथल डोज ऑफ आइसोटोनिक सलाइन, ये डिस्टिल सलाइन था, आइसोटोनिक सलाइन इन माउस कितना है, 68 ml पर केजी, ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर का जो लीथल, अब आपको दिमाग में आएगा सर आइसोटोनिक सलाइन का लीथल डोज आपने बोला कि सर कम है, एंड इंट्रावेनस आइसोटोनिक सलाइन का लीथल डोज क्या है, ज्यादा है। तो डिस्टिल्ड वाटर का लीथल डोज कम है क्योंकि वो हाइपोटोनिक होता है, ठीक है। और हाइपोटोनिक होगा तो आरबीसी और सेल्स में स्वेलिंग ज्यादा करेगा, एंड ज्यादा करेगा तो भाई लीथल तो है ही है, मरेंगे तो है ही भाई। लाइक डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है, हाइपोटोनिक होता है, एंड हाइपोटोनिक में पानी ज्यादा होता है। तो यू नो दैट कि अगर सेल के बाहर पानी ज्यादा तो ऑस्मोसिस के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ज्यादा आ सकता है। तो ये उसके लिए लीथल डोज है। आइसोटोनिक सलाइन में थोड़ा सा क्या होता है कि आपके सोडियम कंसंट्रेशन नॉर्मल होता है, तो उसकी वजह से ये मतलब अगर आप आइसोटोनिक सलाइन उसको पिलाते जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट भी उसमें होंगे। तो आई मेरी बात समझ में? सुनिए, अब हम लोग बात करते हैं पॉइजनिंग या फिर एक्सपोजर की बात करते हैं, ठीक है। ज्यादातर चांसेस में क्या है कि लोगों का ये मानना होता है कि अगर एक्सपोजर हुआ पॉइजनिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक्सपोजर का मतलब होता है किसी भी केमिकल के सामने आ जाना, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी गंदे इन्वायरमेंट में रह रहे हो, ठीक है, एंड आप 1-2 हफ्ते रह रहे हो, देखो, और आप बोल रहे हो कि अरे यार मेरे को तो कुछ नहीं होता, मैं तो भगवान बन गया। ऐसा नहीं है। एक्सपोजर होते ही पॉइजनिंग स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। रियलिटी ये है कि हम रोज एक्सपोजर में रहते हैं, एयर पॉल्यूशन, फूड प्रिजर्वेटिव हम लोग डालते रहते हैं, ठीक है, ट्रेस मेटल के साथ साथ पेस्टिसाइड, ये सारी चीजें हम लोग एक्सपोजर में रह रहे। एयर पॉल्यूशन तो कितना ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। लेकिन जब तक सिम्टम्स नहीं आता और डोज अगर सेफ है, लाइक अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं पानी पी रहा हूँ, ठीक है, पानी इंटॉक्सिक पड़ा, बट अगर वो 44 ml के ऊपर जा ही नहीं रहा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। बात समझ में? एक्सपोजर भी डिपेंड करता है कि एक्सपोजर कितना। आप एयर पॉल्यूशन में भी रह रहे हो तो एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम नहीं करेगा जब तक कि वो लीथल डोज से ज्यादा ना बढ़ जाए, ठीक है। आई मेरी बात समझ? सो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई कि मेनी पीपल कंसिडर पॉइजनिंग स्टार्ट फ्रॉम द मोमेंट ऑफ एक्सपोजर। तो मोमेंट ऑफ एक्सपोजर पे तुरंत एक्सपोजर से पॉइजनिंग स्टार्ट नहीं होगी। रियलिटी में क्या है कि जब हम एक्सपोज होते हैं, हम रियल में एक्सपोज ही है बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस में, है ना। ईच डे, लाइक फूड हो गया, गंदा फूड पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, मतलब फूड खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, है ना, उसको इंजेस्ट कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं गंदा चीजें, ठीक है। बट हम एक्सपोजर नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि लीथल डोज से कम है। वी डू नॉट डिस्प्ले टॉक्सिक सिस्टम नहीं आ रहा है ना, वो हम लोग वो एक्चुअली में पॉइजन, वो पॉइजन के लिए नहीं होगा, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? नाउ अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ रिस्पॉन्स, लाइक अगर हमने पॉइजन को लिया तो हमारी बॉडी में क्या रिस्पॉन्स आएगा, भले ही वो लीथल डोज से ज्यादा हो या फिर कम हो, लेकिन अगर हमने पॉइजन को कंज्यूम करा तो हमारी बॉडी में क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट, पहले तो हमारा जो नॉर्मल स्टेट है उससे तो चेंज हो ही जाएगा, चाहे फिर वो कम हो चाहे फिर ज्यादा हो, ठीक है। तो बॉडी का नॉर्मल स्टेट से चेंज होना जब कोई केमिकल इंटर करे तब, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। एंड ज्यादातर जो रिस्पॉन्स होता है लाइक वो सिम्टम्स दिखाते हैं, ठीक है। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एलर्जी है तो तुरंत वॉमिटिंग होगी या फिर पिंपल होंगे, वो सारे सिम्टम्स हैं। नाउ ये चेंज कैसे कैसे हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर चेंज हो सकते हैं, सेलुलर चेंज हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल तक ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। एंड जो सिम्टम्स देखते हैं वही रिस्पॉन्स का रिजल्ट होता है, ठीक है।
नाउ रिस्पॉन्स किस चीज पे डिपेंड करेगा बेटा? रिस्पॉन्स दो चीज पे डिपेंड करेगा। रिस्पॉन्स डिपेंड करेगा कि डोज कैसी है, ठीक है। डोज ज्यादा है कम है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी कम या ज्यादा होगा। और डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म कहता है। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि मान एज मान लो, बूढ़ा इंसान है तो उस पर ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा, बच्चा है तो थोड़ा कम, मतलब बच्चे में भी ज्यादा करेगा, एडल्ट में थोड़ा कम करेगा, ठीक है। या फिर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मान लो जेनेटिक्स देख लो भाई, जेनेटिक्स अगर अच्छा है तो रिस्पॉन्स कम होगा, है ना। हेल्थ अगर अच्छी है तो रिस्पॉन्स कम होगा, ठीक है। वो ये ऑर्गेनिज्म का मतलब एज, जेनेटिक्स और हेल्थ से है, ठीक है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स के टाइम। रिस्पॉन्स के दो टाइप होते हैं, एक इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, एक डिलेड रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। इमीडिएट जो होता है वो तुरंत इफेक्ट दिखाता है। तुरंत इफेक्ट जैसे दिखाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बहुत अच्छा पॉइजन कंज्यूम कर लिया हो तो तुरंत इमीडिएटली इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। डिलेड इफेक्ट क्या होता है कि बाद में इफेक्ट दिखाता है, जैसे कि कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होता है, जहाँ कैंसर वाला इफेक्ट होता है। आप धीरे धीरे डेली स्मोकिंग कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, एक टाइम 20-30 साल बाद आपको कैंसर हो जाता है, ऐसे करके। नाउ दूसरा टाइप क्या है? रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है डैमेज ठीक हो सकता है बाद में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लिवर में कोई प्रॉब्लम आ गई टॉक्सिकेंट्स की वजह से, तो लीवर लीवर क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल है, लीवर फिर से रीजनरेट कर सकता है। बट अगर ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो इरिवर्सिबल है। ब्रेन एक बार गया तो परमानेंट डैमेज हो गया, न्यूरॉन गए, एंड नाउ आप समझते हो कि अगर ब्रेन गया तो ह्यूमन कोमा, मतलब अलग बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है, ठीक है। वो सही नहीं होने वाला। फिर टेरेटोजेनिक इफेक्ट, मैंने आपको टेरेटोजेनिक इफेक्ट बताया था, ठीक है। तो टेरिटोजेनिक इफेक्ट भी इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। टेरिटोजेनिक, ये टेरिटोजेनेसिस याद है ना, कितने सारे इफेक्ट बताए थे, बहुत सारे इफेक्ट, वीडियो पड़ा हुआ है, देख लेना, ठीक है। नाउ लोकल वर्सेस सिस्टमिक। लोकल का मतलब होता है कि सिर्फ कांटेक्ट एरिया पर ही अगर रिस्पॉन्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फेस में मैंने कुछ केमिकल्स गिरा दिए तो मतलब आपके फेस में पिंपल्स आ गए, तो वो लोकल हो गए। सिस्टमिक का मतलब हो गया कि पूरे बॉडी में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइनाइड में पॉइजनिंग करा दूं, आपको साइनाइड पिला दूं, आपकी बॉडी में पूरे सिम्टम्स आएगा, ठीक है। नाउ ग्रेडेड एंड क्वांटल की बात करें तो ग्रेडेड एंड क्वांटल का मतलब होता है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं कि जो इफेक्ट ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहे, धीरे धीरे इफेक्ट क्या होता रहे, डोज के साथ इंक्रीज होता रहे। जैसे फॉर एग्जांपल बीपी का धीरे धीरे क्या होना, बढ़ना, क्या कहलाता है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स कहलाता है। एक सेकंड रुकिएगा, कॉल, ठीक है। तो क्वांटल में क्या होगा? क्वांटिक आल या नन टाइप का होता है, या तो डेथ हो जाएगी या तो बचे रह जाओगे, इसको क्वांटल बोलते हैं, ठीक है। एक टाइप और है एलर्जिक रिएक्शन और आइडियोसाइनेट्रिक रिएक्शन, ठीक है, एडीआरस, ठीक है। तो एलर्जिक रिएक्शन इम्यून सिस्टम मेडिएट होता है, यानी इम्यून सिस्टम इसको देखेगा, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। एंड आइसोसाइनेक्रेटिक का मतलब है कि अनयूजुअल जेनेटिक रिएक्शन, मतलब ये इम्यून सिस्टम की वजह से ये प्रॉब्लम होती है और इसमें जेनेटिक्स की वजह से वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में यहाँ तक?